चलिए बेटा आ जाओ नेक्स्ट 52 पर आ जाएं। What is the opportunity cost of making a component part in the factory given no alternative use of capacity? Opportunity cost क्या होती है? पैसे का ना आना भी जाना होता है, मतलब बेनिफिट टू बी लॉस्ट। मतलब मैं कोई काम करूं, ध्यान से सुनो, और एक काम को छोड़कर करूं, मतलब सिंपल सी बात है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब है अगर आपने मान लो CMA की, CA की कोई भी क्वालिफिकेशन ले ली, उसके बाद आप सोच रहे हो A1 कंपनी में जॉब करूं तो मुझे 1 लाख रुपए मिलेंगे, A2 कंपनी में जॉब करूं तो मुझे 2 लाख मिलेंगे, A3 कंपनी में जॉब करूं तो मान लो मुझे 2.5 लाख मिलेंगे। अब आप सोच रहे हो कि यार A4 में जाऊं, A4 में कम से कम कितने पैसे लेने चाहोगे? तो आप सोचोगे यार A4 में जाऊंगा, ठीक है, तो क्या सोचोगे कि अगर मैं A4 में नहीं जाता, अगर मैं A4 में नहीं जाता तो क्या करता? तीनों में A3 में जाता, 2.5 लाख मिलते, है ना, वो मैं लूज करूंगा A4 के फेवर में। तो A4 के लिए क्या है? 2.5 लाख रुपए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, बेनिफिट टू बी लॉस्ट ड्यू टू एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर, है ना। अच्छा, अगर मैं छोड़ दूं सारा, A1 के लिए क्या है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? खाली तो बैठे हो, 0। अगर आप कुछ लूज नहीं कर रहे तो नथिंग टू बी लूज, खाली बैठे हैं यार, कुछ भी मिल जाए, ठीक है। तो इसका मतलब वो कहता है नो अल्टरनेटिव यूज ऑफ कैपेसिटी, यानी कैपेसिटी का कोई यूज नहीं है, तो भाई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी? 0। समझ में आ गया? चलिए आंसर हो गया डी, आंसर हो गया डी, नथिंग टू लूज। चलिए, इफ ए प्रोजेक्ट ए हैज नेट प्रेजेंट वैल्यू 30 लाख रुपए, प्रोजेक्ट बी की है 50 लाख, मतलब प्रोजेक्ट ए में आपको मिलेंगे 30 लाख रुपए नेट बेनिफिट और बी में 50 लाख। व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इफ प्रोजेक्ट बी इज सिलेक्टेड? अगर मैं बी को सिलेक्ट करूं, अगर मैं बी को सिलेक्ट करूं, बी इज सिलेक्टेड का मतलब है अगर बी सिलेक्ट किया जाता है तो इसका मतलब है ए छोड़ना पड़ेगा। अब ये मत समझना कि बी में कितना बेनिफिट मिल रहा है, नहीं 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 नहीं, बी अगर सिलेक्ट किया जाता है तो व्हाट यू हैव टू लूज, है ना, तो आपको 30 लाख छोड़ने पड़ेंगे तो बी में जाओगे। तो 30 लाख इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर बी। हाँ, वो एक अलग बात है, बी में नेट बेनिफिट और ए के कंपैरेटिवली 20 लाख ज्यादा है, वो नहीं पूछ रहा, वो कह रहा है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी एक को लेने में क्या लूज करना पड़ेगा, तो आप ए लूज करोगे, तो इसलिए आंसर हो गया मेरा बी। समझ में आ गया? नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, ठीक है। X Limited has 1000 unit of obsolete item which are carried in inventory at the original price of 50,000। मेरे पास ना 1000 यूनिट पड़े हैं, बेकार पड़े हैं, ठीक है, इन्वेंट्री में हैं और मैंने 50,000 रुपए के खरीदे में। अगर मैं इनको रीवर्क कर दूं तो 20,000 रुपए लगेंगे। दे कॉमा दे कैन बी सोल्ड फॉर 36,000। ध्यान से पढ़ना, इफ के बाद अगर कॉमा आ रहा है तो इसका मतलब होता है देन ओनली, अदरवाइज नॉट। इफ के बाद अगर कॉमा आ जाए, ये इफ है और फिर ये कॉमा है, थोड़ा लैंग्वेज पे ध्यान दो, तो इसका मतलब होता है देन ओनली, अदरवाइज नॉट। अगर मैं ये रीवर्क कर देता हूं 20,000 रुपए में, तभी मैं उसको 36,000 रुपए में बेच पाऊंगा, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो 20,000 रुपए खर्च करके 36,000 रुपए में बेचोगे, ओके। तो इसका मतलब आप नेट कितना कमाओगे? 16,000। 50,000 तो गए, संक कॉस्ट है। ऑल्टरनेटिवली दे कैन बी सोल्ड एज अ स्क्रैप फॉर 6,000 इन द मार्केट, या फिर उसको 6,000 रुपए में मार्केट में बेच दोगे। अब दो ऑल्टरनेटिव है, या तो 20,000 खर्च करके 36,000 में बेचो तो 16,000 कमाओ, या फिर उसको 6,000 रुपए में रद्दी के भाव बेच दो। ध्यान से, इन ए डिसीजन मॉडल यूज टू एनालाइज, क्या एनालाइज करना है? रीवर्किंग प्रपोजल। क्या एनालाइज करना है मुझे? रीवर्किंग प्रपोजल। ये A1 और ये A2 ऐसे समझ लेते हैं। तो A1 को मैं एनालाइज करूंगा कि मैं दोबारा वाला काम रीवर्क करूं या नहीं करूं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मतलब A1 करूं या नहीं करूं, उसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी है। सर A1 में बेनिफिट नहीं देखना मुझे, A1 करोगे तो A2 लूज करोगे,
A1 करोगे तो A2 लूज करोगे, तो A2 का बेनिफिट A1 के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। समझ में आ गई? What the next best alternative you have to lose, that is the opportunity cost for the decision which you are going to consider. आप कंसिडर क्या करना चाहते हो? A1। तो A1 जिसको कंसिडर करना चाहते हो उसमें बेनिफिट नहीं देखते, उसकी वजह से दूसरा क्या छोड़ रहे हो, वो वाला बेनिफिट आप लूज करोगे, वो देखते हो। अच्छा, मैं एक मिनट क्वेश्चन चेंज करता हूं, ये समझ में आ गया? 6000 हमारा आंसर है। अब मैं ये कहता हूं, रीवर्क करके बेचोगे 16000 कमाओगे, स्क्रैप करके बेचोगे 6000 कमाओगे। ठीक है, अगर मेरे पास कोई और ऑफर आता है, अगर मेरे पास कोई और ऑफर आता है, ठीक है, उसमें अगर मैं इस मटेरियल को लगाऊं तो कम से कम कितने पैसे चार्ज करूं वहां से? तब आप कहोगे सर वहां से आप 16000 चार्ज करो। बात समझ में आएगी? क्योंकि अगर मैं वो नया ऑफर एक्सेप्ट नहीं करता तो मैं इन दोनों में से A1 सेलेक्ट करता, और नए ऑफर की वजह से A1 लूज करूंगा, तो नए ऑफर के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 16000 होती। अब समझ में आ गया? अब क्या कर रहे वो, अब क्या कर रहे वो कि रीवर्किंग प्रपोजल के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी। तो जिसके लिए सोच रहे हैं उसमें बेनिफिट नहीं देखते, ये देखते हैं कि वो नहीं करते तो दूसरे में क्या बेनिफिट होता, विच यू हैव टू लूज, दैट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। समझ में आ गई बात? द शैडो प्राइस ऑफ स्किल्ड लेबर फॉर SD लिमिटेड इज करंटली 10 रुपए पर आवर। व्हाट डज दिस मीन? ठीक है बेटा, तो देखो ध्यान से, शैडो प्राइस मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। इसमें क्या होता है, शैडो प्राइस एक तरीके से तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ही होती है। ठीक है, एक तरीके से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ही है। अगर 1 घंटा और अवेलेबल होता तो मैं कितने कमा लेता? शैडो प्राइस का मतलब होता है कि अगर मेरे पास 1 घंटा और होता, एक रिसोर्स और होता, तो मैं कितना बेनिफिट कमा लेता। इट इज द अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन दैट वुड बी लॉस्ट इफ 1 यूनिट ऑफ लेस ऑफ दैट रिसोर्स वर अवेलेबल। मैं दोबारा बोल रहा हूं, अगर मेरे पास एक रिसोर्स यानी 1 घंटा और होता तो कितने कमा लेता? उल्टा, अगर 1 घंटा कम होता तो कितना कंट्रीब्यूशन लूज होता? बात तो वही होगी ना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ यहां पर, अगर मेरे पास 1 घंटा और होता तो ये ना कंट्रीब्यूशन विल बी इंक्रीज बाय 10 फॉर ईच एक्स्ट्रा आवर दैट कैन बी ऑब्टेन। अगर 1 घंटा और होता तो मैं 10 रुपए और कमा लूंगा, वो उसकी शैडो प्राइस है। क्लियर है? और अगर 1 घंटा कम होगा तो 10 रुपए लूज करूंगा। चलिए, ए फैक्ट्री कैन मेक ओनली 1 ऑफ 3 प्रोडक्ट एक्स। ध्यान से सुनना, ओनली वन, कोई एक। ओनली वन का मतलब कोई एक, या तो एक्स या वाई या जेड। लैंग्वेज पर ध्यान रखना, रीडिंग स्किल्स डेवलप करो, सावधानी से पढ़ो। कैन मेक ओनली वन, ओनली वन का मतलब कोई एक, या तो एक्स या वाई या जेड, तीनों नहीं बना सकते, 2 नहीं बना सकते भाई, या तो तुम आओगे या तुम आओगे या तुम आओगे, ये मतलब है। चलिए, तो एक बनाओगे, इसका मतलब एक्स वाई जेड, सेलिंग प्राइस है, वेरिएबल कॉस्ट है। देयर इज नो कॉन्स्टेंट ऑन रिसोर्स यूटिलाइजेशन और डिमांड एंड सिमिलर रिसोर्स आर कंज्यूम्ड। ठीक है, मतलब रिसोर्स कॉन्स्टेंट नहीं है, बट बना एक ही सकते हैं। इसका मतलब है कि प्रोडक्शन फैक्टर प्रोडक्शन क्वांटिटी लिमिटिंग है, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज द लिमिटिंग फैक्टर। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ मेकिंग 1 यूनिट ऑफ जेड, एक जेड बनाऊंगा तो क्या लूज करूंगा? पहले कंट्रीब्यूशन निकाल लो। देखो, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, इसके हिसाब से रैंकिंग आ गई। ठीक है इतना। अब वो कह रहा है अगर मैं एक जेड का बनाऊंगा तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अगर एक जेड का बनाऊंगा तो बाकी क्या लूज करूंगा? बाकियों में से हायर बेनिफिट लूज करूंगा, बाकियों में से हायर बेनिफिट वाला लूज करूंगा। अगर मैं जेड नहीं बनाता तो मैं इन दोनों में से वाई बनाता, बनाना तो एक ही है। अगर मैं जेड न बनाता तो एक्स और वाई में से वाई बनाता, क्यों? वाई में बेनिफिट ज्यादा है, तो वो लूज करूंगा
तभी मैं Z को बनाऊंगा। तो Z की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी हो गई? 850। समझ में आ गया? नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, ठीक है, इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। पैसे का ना आना भी जाना होता है। A company has 2000 unit of obsolete item which are carried in inventory at the original purchase price of 30,000। मेरे पास ना 2000 यूनिट है बेकार पड़े हुए, 2000 यूनिट बेकार पड़े हुए, ठीक है, स्टॉक में 30,000 रुपए के खरीदे थे। ये संक कॉस्ट होती है, यानी ऑलरेडी इनकर्ड। इफ दीज आइटम्स आर रीवर्कड फॉर 10,000, कॉमा आ गया ना, इफ के बाद कॉमा, यानी देन ओनली, अदरवाइज नॉट। अगर मैं इनको रीवर्क करूं तो मैं इनको 18,000 रुपये में बेच दूंगा या फिर 3,000 रुपये में बेच दूं। वही है डिसीजन मेकिंग। रीवर्क प्रपोजल के लिए कह रहा है, सही में तो क्वेश्चन हो गया, फिगर चेंज है शायद। तो 8,000 रुपये कमाओगे रीवर्क से, 8,000 कमाओगे रीवर्क से, और स्क्रैप बेच के 3,000। तो रीवर्क करोगे तो स्क्रैप नहीं बेच पाओगे, तो स्क्रैप बेचकर जो पैसे मिलते वो नहीं मिलेंगे, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है रीवर्क के लिए। बोलो समझ आ गए? पैसे का ना आना भी तो जाना होता है। 3,000 रुपये नहीं आएंगे तो वो कॉस्ट बन गई, पर कॉस्ट कौन सी बनी? अपॉर्चुनिटी। चलिए 58। टीएम कंपनी कैन मेक 100 यूनिट ऑफ नेसेसरी कंपोनेंट पार्ट विद द फॉलोइंग कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल 60,000 रुपये, लेबर 10,000, वेरिएबल ओवरहेड 30,000, फिक्स्ड 20,000। टीएम कंपनी कैन परचेज द कंपोनेंट एक्सटर्नली फॉर 1,10,000। ओनली 5,000 ऑफ फिक्स कॉस्ट कैन बी अवॉइडेड। मेक और बाई में, मेक और बाई में क्या करते हैं हम, यही बना दूं। मेक और बाई में स्टेटमेंट बनाते हैं कंपैरेटिव कॉस्ट। अगर हम बनाते हैं 100 यूनिट बनाते हैं तो बनाने में कितना खर्चा आएगा मैन्युफैक्चरिंग का? मटेरियल 60,000, लेबर 10,000, वेरिएबल ओवरहेड 30,000। अब ध्यान से, अब वो कहता है अगर मैं बाजार से खरीदूंगा तो 1,10,000 रुपये, तो 5,000 रुपये की फिक्स कॉस्ट बच जाएगी। इसका मतलब बाकी के 15,000 तो आनी या नहीं है, चाहे बनाओ या खरीदो। यानी बनाने में, बनाने की वजह से बनाने की वजह से 5,000 रुपये खर्च हो गए, जो खरीदने पर नहीं आएगा। 15,000, 20,000 में से 15,000 तो बनाने में भी आएगा, खरीदने में भी आएगा, यही तो कह रहे हैं। तो बनाने में रेलिवेंट कॉस्ट कितनी हो गई? 1,05,000, 6 और 3 9 10, 1,05,000। और खरीदने में 1,10,000। ठीक है भाई। तो इसका मतलब मेक और बाय डिसीजन क्या रहेंगे बताओ? मेक, बनाओ और बचाओ 5,000, बनाने में 5,000 रुपये का फायदा है। बोलो समझ आ गया? अगर साइलेंट होता ये वाला पार्ट तो सारी फिक्स कॉस्ट अनअवॉइडेबल। फिर मैं कहता 1,00,000 रुपये बनाने में, 1,10,000 खरीदने में। क्लियर हो क्या पार्ट? एपी प्रोडक्ट सेल से प्रोडक्ट ए एट सेलिंग प्राइस 40, हम कितने में बेच रहे हैं? 40 रुपये में। एपी कॉस्ट पर यूनिट एट द कैपेसिटी ऑफ 5,00,000 यूनिट, मतलब 5,00,000 की कैपेसिटी पर ये मेरी कॉस्ट है 6 रुपये, 3 रुपये, 10 रुपये, 60% फिक्स्ड है, तो 40% वेरिएबल हो गई। चलिए, वन टाइप ओनली स्पेशल ऑर्डर ऑफरिंग टू बाई 50,000 यूनिट वाज रिसीव्ड फ्रॉम ओवरसीज डिस्ट्रीब्यूटर। एक बार, वन टाइम का मतलब बार बार नहीं आएगा, 50,000 यूनिट का ऑफर आया है बाहर से, जो लोकल मार्केट से नहीं है। तो बाहर वाले को अगर मैं कम भी दूंगा तो लोकल मार्केट से वो बात नहीं करेगा, डिस्टर्ब नहीं होगा। इसका मतलब है ओवरसीज का कि लोकल मार्केट से ऑर्डर नहीं आया, लोकल मार्केट से ऑर्डर आता तो सेलिंग प्राइस पर ही कोट करता। क्यों पर? अरे भाई लोकल मार्केट में 40 में बेच रहे हो, इस वाले बंद ये लोकल मार्केट से आता है, इसको कम पर दे दोगे तो दोनों बात नहीं करेंगे।
समझ गए? ओवरसीज वाला है तो आपस में कोई डिस्कशन नहीं होगा। द ओनली अदर कॉस्ट दैट वुड बी इनकर्ड इन दिस ऑर्डर वुड बी 4 रुपए पर यूनिट फॉर शिपिंग। हाँ, बाहर से ऑर्डर आया तो 4 रुपए मेरा अतिरिक्त खर्चा होगा। एपी हैज सफिशिएंट एग्जिस्टिंग कैपेसिटी टू मैन्युफैक्चर एडिशनल यूनिट। अच्छा, मैं खाली बैठा हूं, मैं खाली बैठा हूं क्योंकि मेरे पास कोई और काम नहीं है और मैं उस सफिशिएंट मतलब इतनी मेरे पास स्पेयर कैपेसिटी है कि मैं 5 लाख मतलब सॉरी मैं 50,000 यूनिट बना सकूं इन नेगोशिएटिंग प्राइस फॉर स्पेशल ऑर्डर। अब वो जो स्पेशल ऑर्डर आया है वो मेरे से बहस कर रहा है, तो मैं कम से कम कितने रुपए कोट करूं जो मेरा खर्चा आएगा? खाली तो बैठे हो, अगर आप स्पेयर कैपेसिटी में हो, खाली बैठे हो, तो कम से कम वो पैसा ले लो जो आपकी जेब से जा रहा है। ज्यादा लेके क्या करोगे? पता लगा वो भी गया। कम से कम, कम से कम। आप सोचोगे सर हमें क्या फायदा होगा? अरे भाई, ये मैनेजमेंट अकाउंटेंट कंपनी को बताता है, फिर कंपनी वाले आगे क्या कोट करे वो उनकी दिक्कत है। तो मिनिमम प्राइस की बात जब आती है तो मैनेजमेंट अकाउंटेंट कंपनी के मैनेजमेंट को बताता है, वो प्राइस होती है कि आप इससे कम मत जाना। तो जो खर्चा होगा, कितना खर्चा होगा? 6, 3, 4 प्लस 4 रुपए, कितना हो गया? 6 और 3 9 और 8 17, यानी आंसर हो गया मेरा ए। कॉस्ट टू बी इनकर्ड ड्यू टू एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर। क्या बोलोगे इसको? कॉस्ट टू बी इनकर्ड ड्यू टू एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर। ऑफर की वजह से कितना खर्चा होगा? मटेरियल 6, 3 वेरिएबल 4 और प्लस 4 17 रुपए। क्यों? स्पेयर कैपेसिटी में। अगर बिजी होता तो कंट्रीब्यूशन लॉस और जोड़ देते। ठीक है, इन कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग में क्या होगा? हाँ जी, कॉस्ट में हम क्या जोड़ते हैं? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, है ना, कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उस पर कितना रिटर्न हो। बोलो समझ आ गया? कॉस्ट में हमेशा क्या जोड़ते हो भाई? कम से कम, कम से कम जो पैसा लगा रखा है आपने उस पर रिटर्न, ताकि मार्कअप आए, ताकि प्राइस आए। चलिए 61, MN पेड 5,30,000 रुपए फॉर ए मशीन यूज टू पाउडर व्हीट। ठीक है, गेहूं के आटे के लिए हमने 5,30,000 रुपए दिए एक मशीन के लिए। द मशीन कैन बी सोल्ड फॉर 1,30,000, मशीन को बेच सकते हैं। सेल वैल्यू ऑफ व्हीट इज 8 लाख और वेरिएबल कॉस्ट 4 लाख। मतलब जो गेहूं निकलेगी, गेहूं वो बिकेगी 8 लाख रुपए में और कॉस्ट है 4 लाख। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग व्हीट फ्लोर। ठीक है, व्हीट फ्लोर की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी? जरा सोच के बताओ भाई। व्हीट फ्लोर नहीं करता, सुनो ध्यान से, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बाद कभी भी आ जाए ना, जिसकी चाहिए, किसकी चाहिए, तो वो नहीं करता तो क्या करता? उसमें जो बेनिफिट, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसकी? व्हीट फ्लोर की। व्हीट फ्लोर नहीं करते, व्हीट फ्लोर गेहूं से आटा नहीं बनाते, गेहूं अगर आप नहीं पीसते तो मशीन को बेच देते, है ना। कितने पैसे आते? वो गेहूं पीसने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। समझ में आ गई? क्लियर है बेटा? राइट, चलिए, नहीं अभी नहीं। 62, ये कहता है ए लिमिटेड प्लान टू इंट्रोड्यूस ए न्यू प्रोडक्ट एंड इशू द टारगेट कॉस्ट अप्रोच। ठीक है, टारगेट कॉस्ट अप्रोच में क्या होता है? टारगेट प्राइस, मार्केट ड्राइवन प्राइस माइनस प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट चाहिए? टारगेट कॉस्ट आ जाती है। प्रोजेक्टेड सेल्स रेवेन्यू 90 लाख है 45 रुपए के हिसाब से। इसका मतलब 2 लाख यूनिट बेच रहे हैं, इसका मतलब 2 लाख यूनिट बेच रहे हैं, इसका मतलब 2 लाख यूनिट बेच रहे हैं। टारगेट कॉस्ट है 64 लाख। डिजायर्ड प्रॉफिट क्या होगा पर यूनिट? ठीक है, तो देखो 90 लाख रुपए की मेरी रेवेन्यू है,
90 लाख रुपए की मेरी रेवेन्यू है, टारगेट रेवेन्यू, ठीक है, माइनस, हाँ जी बताओ, बोलो, टारगेट कॉस्ट मतलब सेल्स माइनस टारगेट प्रॉफिट होता है, तो टारगेट कॉस्ट कर दो। कितनी है टारगेट कॉस्ट? 64 लाख। तो टारगेट प्रॉफिट आ जाएगा कितना? यानी 26 लाख रुपए का आपको प्रॉफिट चाहिए, 26 लाख रुपए का आपको प्रॉफिट चाहिए। कितने से? 2 लाख यूनिट से। तो हर एक से कितना? 13 रुपए। बोलो समझ आ गया? ठीक है, सेम टारगेट कॉस्टिंग इज द आंसर टू मार्केट ड्राइवन प्राइस। क्योंकि देखो टारगेट कॉस्टिंग में क्या होता है, हम सबसे पहले डिसाइड करते हैं कि बाजार में कितने में बिक जाएगा, 100 रुपये में बिक जाएगा, मुझे कितना प्रॉफिट चाहिए, 20 रुपये, तो कम से कम मेरी कॉस्ट 80 रुपये आनी चाहिए। तो ये प्राइस कैसे डिसाइड करते हैं हम? बाजार मूल्यों पर, यानी मार्केट में मेरा प्रोडक्ट देखते हैं R&D करके कि इस फीचर के साथ में लोगों का क्या रुझान है, कितने रुपए में बिक जाएगा, उसको बोलते हैं टारगेट प्राइस, यानी मार्केट ड्राइवन, मार्केट क्या ड्राइव कर रहा है। ठीक है, सेलर मार्केट में तो मोनोपोली होती है, नो प्रॉफिट सिचुएशन, कंपिटिटिव मार्केट ज़्यादातर। ठीक है, चलो चलिए बेटा 64 पर आ जाओ। द प्रोडक्ट ऑफ XYZ कंपनी सोल्ड एट ए फिक्स प्राइस ऑफ 1500 रुपये पर यूनिट। हम कितने में बेच रहे हैं? 1500 रुपये में। एज पर कंपनीज एस्टिमेट 500 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट आर एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड इन द कमिंग ईयर। ओके, हम 500 यूनिट का अनुमान लगाते हैं कि अगले साल बिक जाएंगे। इफ द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ द कंपनी इज 15 लाख, यानी 15 लाख रुपए मुझे इन्वेस्ट करनी हो अगर, और टारगेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 15%, यानी 15 लाख रुपए लगाकर 15 लाख रुपए लगाकर मैं 15% तो कमाना चाहता हूं, 2,25,000। 15 लाख रुपए लगाकर 15% मैं कमाना चाहता हूं, 2,25,000। ठीक है, और क्वांटिटी कितनी है मेरे पास? 500। तो अगर मैं 500 से डिवाइड कर दूं 2,25,000 डिवाइडेड बाई 500, तो ये आ गया 500 यूनिट है ना, यानी 450 रुपये मैं कमाना चाहता हूं पर यूनिट। 1500 रुपये मेरी प्राइस है, तो टारगेट कॉस्ट, तो टारगेट प्राइस क्या होगी? 1500। टारगेट प्रॉफिट क्या होगा? मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न 450। तो कम से कम आप 1050 रुपये की कॉस्ट रखोगे तो आपका गुजारा हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल। ये प्राइस मार्केट रिसर्च करके, लोगों से बात करके, अपने फीचर समझा के, उनका रुझान लेकर डिसाइड करते हैं, मार्केट ड्राइवन प्राइस कहते हैं। कम से कम इतना मुझे चाहिए जो पैसा लगाऊंगा, तो यानी सब मिलाकर मेरी कॉस्ट इतनी आनी चाहिए, इससे ज़्यादा अगर कॉस्ट आएगी तो मैं अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाऊंगा। समझ में आ गई? चलिए 65। ए कंपनी हैज द कैपेसिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग 80,000 यूनिट। ओके, हमारी कैपेसिटी कितनी है? 80,000 की है, और अभी मैं 20,000 यूनिट बेच रहा हूं 100 रुपये पर। मेरी कैपेसिटी तो है 80,000 की, मैं बेच रहा हूं 20,000, यानी 60,000 मेरी कैपेसिटी स्पेयर है, 60,000 मेरी कैपेसिटी स्पेयर है। द डिमांड इज सेंसिटिव टू द सेलिंग प्राइस। अच्छा, ध्यान से पढ़ा करो जरा, इसका मीनिंग क्या है? ये नहीं बेटा दौड़ पढ़े और फिगर पे जाकर रुके, नहीं, इसको पढ़ो जरा प्लीज। इसका मतलब है सेंसिटिव। सेंसिटिव का मतलब समझते हो? जरा सा हिलाए बहुत ज्यादा हिल जाए। सेंसिटिव का मतलब ये होता है कि भाई इफ देर इज ए स्लाइटली चेंज इन प्राइस यू कैन ऑब्जर्व द चेंज इन डिमांड। मतलब जरा सा सस्ता बेचो डिमांड बढ़ जाएगी, जरा सा महंगा बेचो डिमांड कम हो जाएगी। बहुत सेंसिटिव है डिमांड प्राइस से। अगर मैं कहूं यार जितना मर्जी प्राइस बढ़ा रहे, प्राइस जितना मर्जी तो बढ़ा ले, डिमांड तो तेरी उतनी रहनी है,
तो इसका मतलब डिमांड और प्राइस में कोई सेंसिटिवनेस नहीं है। समझ में आ रही है? सेंसिटिव का मतलब होता है एक को जरा सा बढ़ाने पर दूसरा भी उतना ही हिले। जैसे आप कहते हैं ना यार मैं जरा सा उसको छेड़ दूं तो भाई साहब पूरा एकदम आक्रोश में आ जाता है, तो वो सेंसिटिवनेस है, ये मतलब है। समझ गए? इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट विद एवरी रिडक्शन 10 रुपए इन सेलिंग प्राइस, अगर मैं 10 रुपए प्राइस कम करूं प्रत्येक, एवरी का मतलब प्रत्येक बार 10 रुपए कम करूं तो डिमांड डबल हो जाती है। ठीक है? वट शुड बी द टारगेट कॉस्ट इफ द डिमांड इज डबल एट फुल कैपेसिटी? डिमांड कहां तक ले जाओ? पूरी कैपेसिटी तक ले जाओ। प्रॉफिट कितना चाहिए? 25%। तो सिंपल सी बात है, अभी आप 20,000 बेच रहे हो, अभी आप कितने बेच रहे हो? 20,000। अभी आप बेच रहे हो 20,000, अभी आप बेच रहे हो 20,000 और सेलिंग प्राइस कितनी है आपकी? सेलिंग प्राइस आपके पास है, हाँ जी, 100 रुपये। सेलिंग प्राइस कितनी है? 100 रुपये। तो 10 रुपये कम कर दो तो ये डबल हो जाएगी। 10 रुपये कम करने पर डबल हो जाएगी। फिर और 10 रुपये कम कर दो तो ये डबल हो जाएगी। कब तक? ये मेरी कैपेसिटी के बराबर आ गया, ये मेरी फुल कैपेसिटी हो गई। तो वो फुल कैपेसिटी मांग कर रहा है, ये मेरी फुल कैपेसिटी हो गई, ये मेरी फुल कैपेसिटी हो गई। ठीक है? अब सेलिंग प्राइस क्या है? 80 रुपये। तो फुल कैपेसिटी पर अगर 80 रुपये में बेचेंगे तो टारगेट प्रॉफिट क्या है? 25% ऑन सेल। 25% कितना होता है? 20 रुपये। तो टारगेट कॉस्ट कितनी हो गई? 60 रुपये। बोलो समझ आ गया? चलिए, तो टारगेट कॉस्ट मेरी हो गई 60 रुपये। ठीक है? तो आंसर हो गया डी। समझ आ गया? चलिए बेटा आगे प्राइसिंग डिसीजन में ये कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर रेड ओशन स्ट्रेटेजी। तो रेड ओशन स्ट्रेटेजी का मतलब होता है कि दूसरे को अपने से पीछे लेके जाओ, जैसे जियो, मतलब कंपटीशन को बीट करो, है ना, और जो प्राइस है और कॉस्ट है उसमें आपस में बैलेंस बना के चलो। ठीक है? और जो एग्जिस्टिंग डिमांड है उसको एक्सप्लॉइट करो, ये इसका मीनिंग होता है। ठीक है? तो ट्रू कौन सा नहीं है? ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, यानी ब्रेक नहीं करना, बैलेंस करना है। ठीक है? चलो अगला, टोटल रेवेन्यू, ध्यान से पढ़ना। ये आपको रेवेन्यू फंक्शन दे रखा है, मार्जिनल रेवेन्यू 25 है तो क्या क्वांटिटी होगी? तो देखो मार्जिनल रेवेन्यू क्या होती है? टोटल रेवेन्यू का डेरिवेटिव। मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है बेटा? टोटल रेवेन्यू का डेरिवेटिव। मार्जिनल रेवेन्यू इज द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ टोटल रेवेन्यू। तो रेवेन्यू फंक्शन कितना मेरे पास वो देख लो, 1, ये मार्जिनल, ये सॉरी रेवेन्यू फंक्शन देखो कितना है। ठीक है? ये 1/3 एक्स क्यूब, 1/3 एक्स क्यूब, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 10x प्लस 5, ये मेरा रेवेन्यू है। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, अगर इसका डेरिवेटिव करोगे x के रिस्पेक्ट में तो वो कहलाएगा मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है? अब डेरिवेटिव करना तो आता है ना, x की पावर नीचे लाकर एक कम कर देते हैं, कांस्टेंट एज इट इज मल्टीप्लाई में है तो कांस्टेंट को एज इट इज रखते हैं, अगर मल्टीप्लाई में है तो पावर 3 को नीचे ले जाओ, पावर 3 को नीचे ले जाओ और एक कम कर दो, ये पावर 2 नीचे ले जाओ, एक कम कर दो। ठीक है? x का डेरिवेटिव हमेशा 1 होता है, कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है तो एज इट इज, कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है ना एज इट इज, कांस्टेंट एडिशन में है तो 0। कांस्टेंट मतलब 10 संख्या, 10, 5, 20, 1 काउंटिंग, प्लस माइनस में है तो 0, मल्टीप्लाई में तो ऐसा कैसा, बस ये है। डेरिवेटिव का रूल क्या है?
अगर कोई संख्या है 10, 5, 2, 4 मल्टीप्लाई में है तो ऐसा कैसा, नंबर को कांस्टेंट कहते हैं। अगर वो मल्टीप्लाई में है या डिवाइड में तब तो सेम, छोड़ दो उसको। और अगर प्लस या माइनस में है तो जीरो। और वेरिएबल यानी एक्स की पावर को नीचे ले जाओ, को नीचे लाकर एक कम कर दो, बस ये डेरिवेटिव का रूल है, खत्म बात, और क्या करना है। ठीक है, 1/3 मल्टीप्लाई में है ऐसा कैसा, 3 को नीचे ले आए एक कम कर दिया। ठीक है, माइनस एक्स की पावर 2 है तो 2 नीचे ले आए एक कम कर दिया। 10 मल्टीप्लाई में ऐसा कैसा, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, ये कांस्टेंट प्लस में है तो जीरो। चलो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10। अब क्वेश्चन में कितना कह रखा है, मार्जिनल रेवेन्यू किसके बराबर है, देखो 25 है, क्वेश्चन में देख लो एक बार, मार्जिनल रेवेन्यू 25 है और हमने निकाल ली, तो दोनों बराबर कर देते हैं। अब इसको सॉल्व कर लो आप, ये 25 इधर जाके माइनस हो जाएगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मैथमेटिक्स इतना आता ही है। कैसे, ये 1 और 15 को मल्टीप्लाई करो, 15 के 2 टुकड़े करो, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट मल्टीप्लाई करो, इसके 2 टुकड़े करो, ऐसे 2 टुकड़े करो कि जिनका जोड़ ये आए और मल्टीप्लाई 15 आए, तो 5 और 3 15 होता है, हाँ, पर 2 आंसर आए तो -5 + 3। ठीक है, तो क्या होगा, ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर 2x -2x को मैं लिख सकता हूं -5x + 3x, तो कितना हो गया -2x, और मल्टीप्लाई करूंगा तो -15 आएगा। बोलो समझ आ गई। अब x कॉमन ले लो, यहां से 3 कॉमन ले लो, चलिए दोनों में से x -5 कॉमन आ गया, x -5 कॉमन आ गया, क्या रह गया, x + 3। अब 2 फैक्टर की मल्टीप्लाई 0 है, या तो पहला 0 होगा या दूसरा 0 होगा, कोई एक तो 0 होगा। तो यहां से x की वैल्यू 5 आ गई, यहां से x की वैल्यू -3, क्वांटिटी माइनस हो नहीं सकती, तो आंसर हो गया 5। समझ आ गया, करो। MR मार्जिनल रेवेन्यू बताओ, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ टोटल रेवेन्यू, अभी तो बताया, यानी C। चलिए 69, मैक्स लिमिटेड फिक्स द इंटर डिविजनल ट्रांसफर प्राइस फॉर इट्स प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट प्लस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन द डिवीजन। ध्यान से समझना, ये कह रहा है कंपनी डिसाइड कर रही है ट्रांसफर प्राइस। आपको टॉपिक में भी बताया गया था, या तो मैनेजमेंट डिसाइड करेंगे या आपसे पूछेंगे। आपसे पूछेंगे तो दिमाग लगाना कि भैया खाली बैठे हो तो वेरिएबल कॉस्ट, बिजी हो तो वेरिएबल कॉस्ट प्लस कंट्रीब्यूशन लॉस। मैनेजमेंट डिसाइड करेंगे, जी बाबू जी जो आप तरीका बताओगे वो फॉलो कर लेंगे, राइट। तो मैक्स लिमिटेड फिक्सेस द ट्रांसफर प्राइस, यानी कंपनी फिक्स करती है, आप अपना दिमाग मत लगाओ। किस बेसिस पर, कॉस्ट प्लस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट में जोड़ोगे ROI। ठीक बात है भाई, जैसा आप कहो, जैसे आपकी आज्ञा। ठीक है, तो फिक्स एसेट्स हैं, करंट एसेट्स हैं, डेटर है, एनुअल फिक्स कॉस्ट ऑफ द डिवीजन है, और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है। बजटेड वॉल्यूम है 4 लाख और 28%, तो ट्रांसफर प्राइस क्या होगी, सिंपल सी बात है। क्या कह रहे हैं, कॉस्ट प्लस, हाँ, कॉस्ट प्लस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। और ध्यान रखना, इस कॉस्ट का मतलब टोटल कॉस्ट होता है, ये मैनेजमेंट डिफाइन कर रहे हैं। तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 10 रुपये, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 10, फिक्स कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट का मतलब टोटल कॉस्ट, कॉस्ट का मतलब टोटल कॉस्ट, यहां पर मैनेजमेंट डिसाइड करे। फिक्स कॉस्ट कितनी है 8 लाख, 4 लाख यूनिट के लेवल पर, तो 2 रुपये हो गई,
टोटल कॉस्ट हो गई 12 प्लस प्रॉफिट ROI। फिर एसेट्स कितनी है मेरी, 5 और 3 8 और 2 10, तो 10 लाख रुपए की मेरी एसेट्स है, 10 लाख रुपए की मेरी एसेट्स है, इस पर 28% की रिटर्न चाहिए, यानी 2,80,000 की रिटर्न चाहिए 4 लाख यूनिट पर। कितना हो गया, 70 पैसे की रिटर्न चाहिए, तो मैं कितने रुपए में ट्रांसफर करूंगा, 12 रुपए 70 पैसे में। बोलो समझ आ गया। मैनेजमेंट डिसाइड करेगा तो मेथड आपको उनका फॉलो करना है। कॉस्ट प्लस रिटर्न का मतलब टोटल कॉस्ट, कॉस्ट मींस टोटल कॉस्ट, यहां इस मेथड में कॉस्ट का मतलब टोटल कॉस्ट। ठीक है, चलिए ये भी हम कर चुके हैं वैसे 70। एच ग्रुप हैज 2 डिवीजन P एंड Q। P वो बनाता है जो Q इस्तेमाल करता है, ठीक है। एक्सटर्नल मार्केट नहीं है, 6000 यूनिट हम बनाते हैं, ट्रांसफर करते हैं हर साल, ठीक है भाई। वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, हेड ऑफिस मैनेजमेंट डिसाइड। अब वही मैनेजमेंट की बात आ रही है ना। ट्रांसफर प्राइस शुड बी सेट टू प्रोवाइड ए प्रॉफिट ऑफ 30,000, प्रॉफिट चाहिए तो सारी कॉस्ट, ठीक है। तो क्या ट्रांसफर प्राइस होनी चाहिए, तो बताओ। पी में वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 100 रुपये। फिक्स कॉस्ट कितनी है, 1,20,000। हाँ जी, कितने लेवल पर, 6,000 यूनिट। तो 1,20,000 डिवाइडेड बाई 6,000, 20 रुपये हो गई। हाँ जी, प्रॉफिट कितना चाहिए, 30,000, 6,000 के लेवल पर कितना हो गया, ये बेटा बी आएगा आंसर पहले भी, ये थोड़ी यहाँ मुझे लग रहा है मिस प्रिंटिंग है, बी आएगा। चलिए देखो 71, ए कंपनी मेक्स कंपोनेंट एंड सेल्स इंटरनली टू इट्स सब्सिडरी आल्सो एक्सटर्नल मार्केट। मतलब हम इंटरनली भी बेचते हैं और बाजार में भी बेचते हैं। एक्सटर्नल मार्केट प्राइस है 24 रुपये, जिसमें कंट्रीब्यूशन कितना है, 40%। वेरिएबल कॉस्ट में 1.5 रुपये शामिल है डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी पहले करा चुका हूँ, ठीक है। ये इंटरनल में नहीं आता। देर आर नो कैपेसिटी कॉन्स्टेंट, खाली बैठे हैं, ठीक है। तो क्या होगी ट्रांसफर प्राइस, बताओ, करा चुका हूँ पहले। हाँ जी, देर आर नो कैपेसिटी कॉन्स्टेंट, यानी खाली बैठे तो वेरिएबल कॉस्ट पर भेज देंगे, कॉस्ट टू बी इनकर्ड। तो बाजार में कितने में बेच रहे हैं हम, 24 रुपये में, और प्रॉफिट है 40% ऑन सेल। 40% कितना होता है, 9 रुपये 60 पैसे, ठीक है। हाँ जी, कंट्रीब्यूशन है 40% ऑफ सेल, इसका कंट्रीब्यूशन, सॉरी प्रॉफिट नहीं, कंट्रीब्यूशन। तो इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 60%, 60% निकाल लो, ये वेरिएबल कॉस्ट हो गई भाई। कंट्रीब्यूशन का मतलब है पीवी रेशियो, तो 40% अगर कंट्रीब्यूशन है तो 60% वेरिएबल कॉस्ट है, तो 24 रुपये का 60% निकाल लिया, 24 रुपये का 60% निकाल लो, वेरिएबल कॉस्ट हो गई। अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट आई, इसमें 1.5 रुपये शामिल है जो ट्रांसफर पर नहीं होगा, तो वो माइनस कर दो। तो इसका मतलब मैं 12 रुपये 90 पैसे में भेजूंगा, है ना। चलो समझ आ गया। हाँ जी, ये फिर रिपीट हो गया, देखो 72वां, ठीक है, सेम ही है। तिहत्तर भी रिपीट ही है, ठीक है, बी आंसर।
ये भी रिपीट है, 74 भी। चलिए 75 देखो, प्रोडक्शन ऑफ जोन लिमिटेड हैज कैपेसिटी टू प्रोड्यूस ईदर 4000 यूनिट ऑफ ए और 3500 बी और 5000 सी। ठीक है, मेरे पास कैपेसिटी है, या तो मैं 4000 ए बना लूं, या 3500 बी बना लूं, या 5000 सी बना लूं। ओनली वन प्रोडक्ट कैन बी मेड इन प्रोडक्शन पीरियड, कोई एक बना सकता हूं, या ए बना लूं, या बी बना लूं, या सी बना लूं। कॉन्ट्रीब्यूशन है ए से 10, बी से 11, सी से 8, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ ए। ठीक है, सॉल्व किया हुआ नहीं, कोई बात नहीं। अब देखो, कोई एक बना सकते हो तो प्रोडक्शन कैपेसिटी लिमिटिंग हो गई। ए के मैं 4000 बना सकता हूं, ए के मैं 4000 बना सकता हूं, ठीक है। बी के 3500 बना सकता हूं, या फिर सी के 5000 बना सकते हो। कंट्रीब्यूशन कितना आएगा पर यूनिट? 10, 11, 8, तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना आएगा? 40,000। हाँ जी, 3500 इंटू 11, 38,500, और 40,000। अब क्या कह रहे हैं, ए की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी? इसका मतलब अगर ए नहीं बनाता तो बी और सी में से कौन सा बनाता जिसमें ज्यादा फायदा होता, है ना? तो अगर ए ना बनाता तो सी बनाता, तो सी का बेनिफिट ए के फेवर में लूज करूंगा, तो ए के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। बोलो समझ आ गया? यही तो है। चलिए ठीक है, चलिए। ए पर्टिकुलर जॉब MB रिक्वायर 800 किलोग्राम ऑफ मटेरियल, हमें 800 किलोग्राम चाहिए। वैसे ये भी हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। ये भी हो गया, 77 भी हो गया। रिपीट कर, मतलब आप प्रैक्टिस कर लो। 78 भी हो गया, 79 भी हो गया है। रिपीट कर लो आप, ठीक है। आप प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, 82 भी, 83 भी, एट्टी फाइव भी, 86 भी, हम्म, 89 पर आ जाओ। यहाँ तक सेम ही लगभग रिपीट, क्योंकि बार बार आए हुए हैं ना, तो वहां से लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप फटाफट कर सकते हो, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। चाहो तो छोड़ देना। 89, AP प्रोडक्ट सेल्स प्रोडक्ट A एट सेलिंग प्राइस 40 रुपीज। हम कितने में बेच रहे हैं? 40 रुपए में। AP कॉस्ट पर यूनिट बेस्ड ऑन फुल कैपेसिटी 5 लाख यूनिट। ये कह रहा है कि हमारे पास जो कॉस्ट है पर यूनिट 5 लाख यूनिट पर बेस्ड है। मटेरियल 6 रुपए, लेबर 3 रुपए, इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 60% ऑफ विच इज फिक्स्ड। मतलब इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 60% जिसमें से फिक्स्ड है। वन टाइम ओनली स्पेशल ऑर्डर ऑफरिंग टू बाई 50,000 यूनिट वाज रिसीव्ड फ्रॉम एन ओवरसीज डिस्ट्रीब्यूटर, बाहर वाले से आया। द ओनली अदर कॉस्ट डेट वुड बी इनकर्ड इस ऑर्डर के लिए 4 रुपए। ठीक है, हमारे पास खाली बैठे हम, तो कम से कम कितने में दे देंगे? वेरिएबल कॉस्ट ले लो। मटेरियल कितनी है? कॉस्ट टू बी इनकर्ड 6 रुपए, लेबर 3 रुपए, हाँ जी, और इसमें वेरिएबल कितनी है?
40% कितना हो गया, 4 रुपये, और 4 रुपये अलग से खर्चा होगा, कितना हो गया, 4 4 8, और 6 14 और 3 17 रुपये। एक आंसर हो गया। ठीक है, ये भी हो गया 90 भी। चलिए 92 पर आ जाओ। ये कहता है वाई लिमिटेड इज यूजिंग द टारगेट कॉस्ट अप्रोच, द फॉलोइंग डाटा हैज बीन कलेक्टेड। सेल्स रेवेन्यू है 75 लाख, प्रोजेक्टेड सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है 3 लाख, वेरिएबल कॉस्ट है 10 रुपये, प्रॉफिट चाहिए 9.5 लाख। टारगेट कॉस्ट क्या होगी, सिंपल है। सेल्स रेवेन्यू कितनी है आपकी, 75 लाख, 15 रुपये पर यूनिट। ठीक है, टारगेट कॉस्ट चाहिए आपको, और टारगेट कॉस्ट, चलिए प्रॉफिट कितना होगा, डिजायर्ड प्रॉफिट है 9.5 लाख, तो 75 लाख रुपए की रेवेन्यू 15 रुपए के हिसाब से 5 लाख यूनिट हो गए, 5 लाख यूनिट हो गए, तो 9,50,000 डिवाइडेड बाई 5 लाख, 9,50,000 डिवाइडेड बाई 5 लाख, ये हो गया 1 रुपये 90 पैसे का प्रॉफिट। एक रुपये 90 पैसे का हो गया ना भाई, 5 लाख यूनिट हो गए। ठीक है, तो हाँ जी, 9,50,000 डिवाइड बाई 5 लाख, तो ये मेरी टारगेट, टोटल टारगेट कॉस्ट आ गई, कितनी हो गई, 13 रुपये 10 पैसे। ठीक है, टोटल। अब ये मत कहना कि ये माइनस करो, टोटल टारगेट कॉस्ट सब कुल मिलाकर 13 रुपये 10 पैसे आनी चाहिए। समझ में आ गई, ये आनी चाहिए, और प्रोजेक्टेड है ये तो ना। ठीक है, इसका कुछ नहीं करना था। चलिए चलिए देखो 93, ये कहता है नया प्रोडक्ट है, टारगेट कॉस्ट अप्रोच है, सेलिंग प्राइस है 120 रुपए की, और सेल्स रेवेन्यू है 9,60,000। तो सेल्स रेवेन्यू को डिवाइड करोगे तो क्वांटिटी सोल्ड आ जाएगा, 9,60,000 डिवाइडेड बाई 120, 80,000 यूनिट हो गए। 9,60,000 डिवाइडेड बाई 120, 80,000 यूनिट हो गए मेरे पास, 80,000 यूनिट हो गए। हमें 15% की रिटर्न चाहिए 20 लाख पर, तो 20 लाख पर 15% कितना होता है, 3 लाख, है ना। 20 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट पर 15% रिटर्न, 3 लाख रुपए हो गए। ठीक है, अब 3 लाख रुपए की जो रिटर्न आएगी वो 80,000 यूनिट पर आएगी। ठीक है, 3 लाख रुपए की जो रिटर्न आएगी वो 80,000 यूनिट पर आएगी, तो 3 रुपये 75 पैसे की रिटर्न हो गई। ठीक है, बेच कितने में रहे हैं हम, 120 रुपये में। हाँ जी, एक बार चेक करें जरा, टारगेट क्या चाहिए, टारगेट कॉस्ट, सेलिंग प्राइस है हमारी 120 रुपये, यहाँ लिख लूँ, सेलिंग प्राइस है 120। चले, रिटर्न कितनी चाहिए वो देख लो एक बार, 20 लाख पर 15% कितना होता है, 20 लाख पर 15%, 3 लाख रुपए हो गए। अब 3 लाख का मतलब यूनिट कितने हो गए, 9,60,000 डिवाइडेड बाई 120, 8,000 यूनिट हो गए, 8,000 यूनिट हुए, तो 3 लाख डिवाइडेड बाई 8,000, 3 लाख डिवाइडेड बाई 8,000, ये हुआ 37 रुपये 50 पैसे। रिटर्न कितनी हो गई, 37 रुपये 50 पैसे। तो टारगेट कॉस्ट कितनी हो गई, 120 माइनस 37 रुपये 50 पैसे, 82.5। समझ आ गया। चलिए अगला देखो, हम 4 लाख यूनिट बना सकते हैं, मार्केट डिमांड सेंसिटिव है,
सेंसिटिव बता ही दिया था। ठीक है, ये भी हो गया मेरे ख्याल से। 500 रुपये मतलब डबल हो जाएगी 500 रुपये पर यूनिट अगर मैं कम करूँगा तो। वहाँ 10 रुपये था, यहाँ 500 रुपये है। अगर 25% मार्जिन है तो टारगेट कॉस्ट क्या होगी एट फुल कैपेसिटी, है ना। अभी कितना बेच रहे हैं हम, 5,000 रुपये पर 1,00,000 यूनिट। यहाँ कर लें 1,00,000 यूनिट, ये लाख में है, करा चुका हूँ ना पहले। और सेलिंग प्राइस कितनी है मेरी, 5,000। 5,000 रुपये पर 1,00,000 यूनिट बेच रहे हैं। अगर मैं 500 रुपये, हाँ जी, कम करूँगा यानी 4,500 रुपये रखूँगा तो ये 2,00,000 हो जाएगी। और फिर 500 रुपये कम करूँगा तो ये 4,00,000 हो जाएगी। तो मेरी कैपेसिटी 4,00,000 के बराबर हो जाएगी। यानी मेरी प्राइस डिटरमाइंड हो गई 4,000 रुपये। 4,000 रुपये में बेचोगे तो फुल कैपेसिटी पर आ गए। प्रॉफिट कितना है, 25%। तो सेलिंग प्राइस तो हो गई आपकी 4,000, प्रॉफिट हो गया 25%, 1,000। तो टारगेट कॉस्ट कितनी आ गई, 3,000। चलो समझ आ गया।